हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपने देखा होगा जितने भी हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन अप्लायंसेस हैं और जो हमारी थ्री फेज की मशीन्स भी हैं, वो जो कूलिंग प्रोवाइड करती है वो वीसीआर साइकिल पे काम करती है। अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन से अप्लायंस जो हम देखते हैं कि वीसीआर साइकिल पे काम करती है। उसमें एक हमारा डिफ्रीजर आता है, रेफ्रिजरेटर आते हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, कैसेट एसी। तो ऐसे मल्टीपल अप्लायंस है जो हमारे वीसीआर साइकिल पे काम करते हैं। अगर आप इन अप्लायंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको वीसीआर साइकिल को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। अब वीसीआर साइकिल में होता क्या है, इसमें हम चार मेन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो जिनका नाम है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सटर्नल डिवाइस और इवापोरेटर। ये चारों कंपोनेंट्स मिलके एक हमारे कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं किसी भी जगह को। तो आज हम ये जानेंगे कि कूलिंग प्रोवाइड कैसे कराते हैं। तो जो जिस प्रिंसिपल पे हमारा वीसीआर साइकिल काम करता है वो क्या प्रिंसिपल है, मेन मोटिव क्या है हमारे वीसीआर साइकिल का जो मोटिव ये है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट एट लो टेम्परेचर। मतलब हमारा मोटिव ये है कि हमें लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करना है और हाई टेम्परेचर हीट को रिलीज करना है। तो अब ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता क्या है, अब इसको समझते हैं। एक्चुअली में जो कूलिंग प्रोवाइड कराता है, अभी चार मेन कंपोनेंट्स हैं, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। तो जो कूलिंग प्रोवाइड कराता है वो इवापोरेटर कराता है। अगर हम एसी की बात करें तो एसी में इवापोरेटर का जो तापमान रहता है वो 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये कह रहे हैं कि जो कूलिंग प्रोवाइड कराता है, इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि जो हीट हम एब्जॉर्ब करेंगे वो लो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसका होता क्या है, एक्चुअली में जो भी हमारा वीसीआर साइकिल का काम है वो हमें किसी फिक्स जगह से हीट को एब्जॉर्ब करना है। अगर एसी की बात करें, हम एसी को लेकर चलेंगे। एसी का काम क्या है, किसी कमरे को ठंडा करना या कमरे की हीट को एब्जॉर्ब करना, और जिसको हम सिस्टम भी कह सकते हैं। जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसे सिस्टम कहेंगे। तो एसी में जो हम रूम है इसको हमें ठंडा करना है वो सिस्टम है, और हमें सराउंडिंग में वो हीट को रिलीज कर देना है। तो कंडेंसर क्या करता है, जो भी हीट इवापोरेटर एब्जॉर्ब करता है, जो भी हीट इवापोरेटर एब्जॉर्ब करता है, कंडेंसर वो सारी हीट रिलीज कर देता है। कहाँ? सराउंडिंग में, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में ये सब को रिलीज कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर कैसे है। अब हम देखते हैं कि मान लो ये कोई कमरा है, रूम को ही ठंडा करना है, ये रूम है हमारा, इसको इवापोरेटर को ठंडा करना है। तो रूम की एयर क्या होगी, इवापोरेटर की कोल पे जाएगी, टकराएगी। तो ये इवापोरेटर क्या करेगा, रूम की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका टेम्परेचर जब हमने स्टार्ट किया था, इसे हम मान के चलते हैं कि रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर का हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने एसी चलाया है और हमारा रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो हम चाहते हैं कि हम 21 डिग्री पे सेट कर दिया, हमने रूम किया 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारा रूम है वो 24 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए और उसकी जो हीट है, गर्मी है, वो निकल जाए। साथ में ह्यूमिडिटी भी एसी निकालता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी मेनली हम हीट की बात करेंगे। तो अब हो क्या रहा है, अब धीरे धीरे जो रूम का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से 30 डिग्री भी आएगा, 28 डिग्री भी आएगा, और धीरे धीरे करते करते 25 डिग्री 24 डिग्री तक रीच हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस भी आ जाएगा। अगर हमने जो सेट किया वहां तक आ जाएगा, मीन्स वो लगातार हीट को लेता रहेगा। और कहाँ पर इसको हीट को रिलीज कहाँ करेगा, वो सारी हीट को रिलीज कहाँ कर देगा, सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर देगा कंडेंसर। और वहाँ का तापमान क्या है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। तो अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पर टेम्परेचर 24 डिग्री है, रूम का आ चुका है, और बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री है। मतलब हाई हाई टेम्परेचर जोन कौन सा है, सराउंडिंग, और लो टेम्परेचर जोन कौन सा है, सिस्टम। फिर भी हमारा इवापोरेटर इसकी हीट को एब्जॉर्ब करे जा रहा है जबकि इसका तापमान कम है। तो यही वीसीआर साइकिल हमारी यही कहती है कि इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल एब्जॉर्बिंग हीट एट लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि 24 डिग्री सेल्सियस 40-45 डिग्री सेल्सियस से कम है। और तो हम हीट एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहे हैं, लो टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है और हाई टेम्परेचर हीट को रिलीज किया जा रहा है। जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम एक रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इसका रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट एक वर्किंग फ्लूइड है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट, और हाई टेम्परेचर पे हीट को रिलीज कर देता है। इस दौरान वो क्या करता रहता है रेफ्रिजरेंट, कभी लिक्विड से वेपर में अपने आप को चेंज करता है, कभी वेपर से लिक्विड में, कभी लिक्विड से वेपर में अपने आप को चेंज करता रहता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह ब्लड फ्लो करता है, और वैसे ही वीसीआर साइकिल में एक रेफ्रिजरेंट है जिसको हम गैस भी कहते हैं। तो वही गैस फ्लो करके हीट को रिलीज एब्जॉर्ब भी करती है और हीट को रिलीज भी करती है। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है बीसीआर साइकिल, कि भाई हमें लो टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब कराना है। तो लो टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कब करेगी, तो वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, और हाई टेम्परेचर में हमें हीट को रिलीज करना है। तो हाई टेम्परेचर में हीट को रिलीज करने के लिए हमें हाई प्रेशर भी जनरेट करना पड़ेगा। तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट करने के लिए हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम वन बाय वन इस कंपोनेंट्स का काम भी जानते हैं कि कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है। तो अब आइए कंपोनेंट्स का काम भी हम देख लेते हैं। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया,
जैसा कि मैंने आपको बताया वीसीआर साइकिल के जो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा जैसे इवापोरेटर, दूसरा कंपोनेंट हमारा कंप्रेसर, और तीसरा कंडेंसर, और चौथा एक्सपेंड डिवाइस। तो इवापोरेटर को कूलिंग यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। कंप्रेसर को हार्ट ऑफ द सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से हमारा हार्ट एक हमारी बॉडी में प्रेशर डिफरेंस बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में ब्लड है वो फ्लो कर पाता है, इस तरह कंप्रेसर भी प्रेशर डिफरेंस बनाता है। प्रेशर क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर और एक्सपेंड डिवाइस मिलके, ये कंप्रेसर और एक्सपेंड डिवाइस मिलके वीसीआर साइकिल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। मींस तो ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, कंडेंसर है, और ये लिक्विड लाइन है। इसमें क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, ये हाई प्रेशर हो गया। और एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है, प्रेशर को लो कर देता है। तो ये जो हमारा ये हमारा जो लाइन है, हमारी लिक्विड लाइन है, लो प्रेशर लिक्विड लाइन है, ये हमारी लो प्रेशर पे रहेगी। इवापोरेटर हमारा लो प्रेशर पे रहेगा, और हमारा जो ये सक्शन लाइन है ये भी लो प्रेशर पे रहेगी। तो हमने क्या देखा, कंप्रेसर ने क्या कर दिया, कंप्रेसर चल के सिस्टम को 2 प्रेशर में बांट दिया, हाई प्रेशर जोन में और लो प्रेशर जोन में बांट दिया, जो जिसकी हेल्प एक्सपेंड डिवाइस भी करता है। कि जो कंप्रेसर जहाँ पर प्रेशर को, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज करता है, उसी तरीके से एक्सपेंड डिवाइस हाई प्रेशर को दोबारा से लो प्रेशर में चेंज करके इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट को भेजती है। तो हम बात करते हैं अब कंडेंसर की, बताते हैं कंडेंसर क्या है। कंडेंसर इज ए हीट रिजेक्टिंग यूनिट। जिस तरह से इवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो जो हमने हीट, अगर गिलास आपका भर गया है तो आपको खाली भी करना है, तभी आप उस गिलास को दोबारा से भर सकते हैं। इसी तरह इवापोरेटर ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है, वो सारी हीट सिस्टम से जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो सारी हीट हमें सराउंडिंग में भी रिलीज करनी है, ताकि रेफ्रिजरेंट दोबारा से खाली होकर आए, या अपनी अपनी एनर्जी दोबारा से अपने आप को लिक्विड फॉर्म में चेंज करके आए और दोबारा से साइकिल रिपीट कर सके। तो हीट रिजेक्शन यूनिट हो गया हमारा, कंडेंसर हमारा हीट रिजेक्शन यूनिट हो जाता है। एक्सपेंड डिवाइस प्रेशर रिड्यूसर। एक्सपेंड डिवाइस क्या करता है, जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज कर देता है। तो इसको हमने नाम भी दे दिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं इवापोरेटर कूलिंग कॉइल की। आपको पता ही इवापोरेटर एक तरह की कूलिंग कॉइल है जो रूम में रहती है। जो रूम में आप देखते हैं, आपने स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में देखा है, जहाँ से ठंडी हवा आती है, तो ठंडी हवा क्या करती है, ये इस पे कूलिंग कॉइल से ही होके गुजरती है। ये जो हमारी एयर फ्लो होती है, ये सारी एयर फ्लो हमारी जो रूम की एयर है, वो हमारा एक ब्लोअर फैन लगा हुआ है जो सारी एयर को कूलिंग कॉइल से पास कराता है। जब कूलिंग कॉइल से एयर को पास कराता है, तो कूलिंग कॉइल का जो तापमान होता है 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इसमें जब हमारा रेफ्रिजरेंट आता है तो लिक्विड स्टेट में आता है, और लिक्विड स्टेट में आता है, और जब हमारी एयर कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी एयर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपना फेज चेंज कर लेता है, और अपने आप को लिक्विड से वेपर में चेंज कर लेता है। और इससे क्या होता है, जब एयर की हीट निकल जाएगी तो एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो हमें धीरे धीरे हमें क्या होता है, एयर का जो रूम का तापमान है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम इवापोरेटर को कूलिंग यूनिट या कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर हार्ट ऑफ द सिस्टम, ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज करता है। मीन कंप्रेसर को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट मिलता है और वो उसको हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेजता है। अब ऐसा करता क्यों है, क्योंकि हमें हाई प्रेशर पे, हमें जो सैचुरेशन प्रेशर अचीव करना है, कि हम चाहते हैं हाई प्रेशर पे हम फेज चेंज करा लें। तो अगर हमें फेज चेंज कराना है हाई टेम्परेचर पे, अगर हमें हाई टेम्परेचर पे फेज चेंज कराना है, तो उसके लिए हमें प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा, जब एसी में 5 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड से वेपर बनता है, तो हम इसको जो कंडेंसर में जो फेज चेंज का टेम्परेचर रखते हैं, वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि 55 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेशर बढ़ाएंगे। तो प्रेशर बढ़ाने कौन बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा कंप्रेसर। तो हम ये जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, जो ये सैचुरेशन टेम्परेचर, इसको अचीव करने के लिए कंप्रेसर प्रेशर को बढ़ाता है। अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो साइकिल किसी तरीके से काम नहीं करेगी। अब ये सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली जिस टेम्परेचर पे कोई भी फ्लूइड या कोई, अगर रेफ्रिजरेंट की बात करें, जिस टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करता है, उसको सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। अभी इस केस में हमें वेपर कंडेंसर को वेपर रेफ्रिजरेंट मिला है, तो उसको लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज होना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं कि 55 डिग्री पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो फेज चेंज कर ले, वेपर से लिक्विड चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि हम किसी भी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को कम ज़्यादा करके उसका सैचुरेशन टेम्परेचर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सैचुरेशन टेम्परेचर मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे फेज चेंज करेगा। अगर वो लिक्विड से वेपर बन रहा है तो बॉइलिंग हो रही है, अगर वेपर से लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है। तो वही फेज चेंज करने के लिए, इस टेम्परेचर पे हम फेज चेंज कराना चाहते हैं, उसको सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। उसको अचीव करने के लिए हम प्रेशर की मदद लेते हैं, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से बढ़ता है और प्रेशर घटने के साथ सैचुरेशन टेम्परेचर घटता है। तो कंप्रेसर हमारा क्या करता है, सैचुरेशन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए प्रेशर बढ़ाता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर कराता है। और जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है,
रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है और हमारे साइकिल को स्टार्ट करता है। इसलिए हमारी इसको हार्ट ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। कंडेंसर, हीट रिजेक्शन यूनिट। अब कंडेंसर में आपको पता ही है, कंडेंसर में हम जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ये इसके अंदर भी एक प्रोपेलर फैन लगा रहता है जो बाहर की हवा, क्योंकि कंडेंसर हमारा बाहर की साइड होता है, क्योंकि हम जो भी गर्मी होती है वो हमें बाहर निकालनी है। हम ये नहीं कि रूम की गर्मी हमने रूम से ही हमने हीट एब्जॉर्ब करी और रूम में ही छोड़ दी, ऐसे तो फिर रूम का टेम्परेचर घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। हम करते हैं क्या, रूम की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं इवापोरेटर के द्वारा, और कंडेंसर के द्वारा वो बाद में सराउंडिंग में या एटमॉस्फेरिक एयर में उसको रिलीज कर देते हैं। तो यही इसमें प्रोपेलर फैन रहता है जो बाहर की एयर को सक करके कंडेंसर की कॉइल के ऊपर से गुजारता है। अब ये होगा कैसे, अब जो बाहर की एयर है वो कितनी डिग्री होगी, अब देखो पीक गर्मी है तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होगी या 47 डिग्री सेल्सियस होगी। 45 से 47 डिग्री सेल्सियस की एयर हमें मिल जाती है, 45 डिग्री सेल्सियस की एयर मिल जाती है। तो 45 डिग्री सेल्सियस की मिल जाती है, और जो हमारा कंडेंसर रहेगा वो लगभग फेस चेंज किस पे करता है, 55 डिग्री 58 डिग्री पे। तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हीट ट्रांसफर किस ऊपर होगा, कंडेंसर की गर्मी एयर खींच लेगा या एयर की गर्मी ये खींच लेगा। होता क्या है, हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर किसका, कंडेंसर का, लो टेम्परेचर किसका, एटमॉस्फेयर का, इसलिए हीट कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है हाई टू लो। तो हाई टू लो कराने के लिए हमें अब हमारी क्या है, हीट ट्रांसफर हमेशा नेचुरली जो हीट ट्रांसफर होता है वो हाई टू लो होता है। तो हमारी मजबूरी भी है कि हमें कंडेंसर के सैचुरेशन टेम्परेचर को इतना हाई रखना है कि वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर से ज्यादा हो, ताकि हीट बाहर निकले, क्योंकि नेचुरली जो हीट जो फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है। तो इसीलिए हमने इसको 55 डिग्री 60 डिग्री रखा है, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर अगर पीक गर्मी भी होगी, बहुत गर्मी होगी, तो एयर का टेम्परेचर 45 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा फेल ना हो, इसलिए हम कंडेंसिंग टेम्परेचर जो या सैचुरेशन टेम्परेचर को कहाँ रखते हैं, लगभग 55 या 60 डिग्री के आसपास रखते हैं, ताकि हमारा एसी पीक गर्मी में फेल ना हो। अगर एटमॉस्फेरिक एयर का तापमान कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो उल्टा हो जाएगा, वो हीट रिलीज नहीं करेगा, वो एटमॉस्फेरिक एयर से हीट को खींचना शुरू कर देगा, जो कि हमारा फिर एसी फेल हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि कंप्रेसर क्या काम करता है, वो सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव करने में सिस्टम की मदद करता है। अब कंडेंसर समझ गए, एक्सपेंशन डिवाइस। अब जो यहाँ से हीट रिलीज हुई तो जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो किसमें चेंज हुआ, लिक्विड रेफ्रिजरेंट हुआ। अब लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है एक्सपेंशन डिवाइस में। अब जो आपको पता है कंप्रेसर ने क्या कर दिया, ये सारे सिस्टम को हाई प्रेशर में चेंज कर दिया। अब जो हाई प्रेशर है उसको लो प्रेशर में भी करना है, क्योंकि हमें यहाँ सैचुरेशन प्रेशर रखा था 55 डिग्री से 58 डिग्री सेल्सियस, और हम यहाँ चाहते हैं कि सैचुरेशन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब रेफ्रिजरेंट वही है, पर हम कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट या फेज चेंज का टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो अब ये कैसे होगा, अब आपको मैंने बताया था हम प्रेशर को कम ज्यादा करके फेज चेंज का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर हम चाहें तो पानी को 200 डिग्री सेल्सियस पे भी उबाल सकते हैं, हम चाहे तो पानी को 50 डिग्री सेल्सियस पे भी उबाल सकते हैं। अब आप देखते हो पहाड़ों पे पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे भी उबल जाता है, मीन्स उसमें सब्जी वगैरह आप रखते हो तो देखो उसमें गल नहीं पाती, क्योंकि 80 डिग्री का पानी ही बॉईल होके उड़ जा रहा है। तो उसमें जो सब्जी रखी हुई है वो क्या है, वो 80 डिग्री टेम्परेचर पे रखी हुई है। और यही अगर प्रेशर कुकर में हम करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या होता है, ये हमने प्रेशर कुकर लिया और ये पानी भरा हुआ है और यहाँ हमने हीट दे दी। अब पानी गर्म होगा तो 100 डिग्री पे आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। इसके अंदर हमने आलू रखे हैं मान लो, अब हम चाहते हैं आलू जल्दी गल जाए। अब वो कह रहा है जब ये वेपर बनेंगे 100 डिग्री पे तो ये बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं, उल्टा क्या लगा रहे हैं, प्रेशर यहाँ लगा रहे हैं, उल्टा प्रेशर इसकी सरफेस पे लगा रहे हैं, चारों तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रही। इससे क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसमें जो पानी के ऊपर प्रेशर है ये बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये पानी जो वेपर हमारे 100 डिग्री बने थे अभी 120 डिग्री पे तक आ जाएंगे, 120 डिग्री पे भी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 120 के बाद थोड़ा और वेपर बनेगा, ऐसे करते करते 180 डिग्री सेल्सियस तक हमारा प्रेशर कुकर में पानी को हम मजबूर कर देते हैं 180 डिग्री तक भी वो बॉईल ना करे। तो पानी का टेम्परेचर हम 180 डिग्री तक पहुंचा देते हैं, और उसको विदाउट बॉइलिंग, और किसकी मदद से, इस वेपर प्रेशर की मदद से। और इससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो सीटी लगा रखी है ताकि वो रिलीज हो जाए। अगर सीटी नहीं होगी तो ये फट भी सकता है कि प्रेशर बढ़े जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी रेफ्रिजरेंट का या किसी भी फ्लूइड का फेज चेंज का या बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। वो हम नॉर्मली बात करते हैं कि इस तापमान में ये उबल जाता है, तो हम वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे होते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है या कंडेंसेशन पॉइंट है ये डिपेंड करता है प्रेशर पे।
तो ये हमें अचीव करना है 5 डिग्री सेल्सियस हमें सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल किया। एक्सटर्नल डिवाइस ड्यू टू थ्रॉटलिंग एक्शन, ये थ्रॉटलिंग एक्शन बोलते हैं इसको, या ड्यू टू फ्रिक्शन, वो प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। और जब सडन प्रेशर ड्रॉप होता है तो टेम्परेचर भी, जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है वो प्रेशर को फॉलो करता है। तो कुछ मात्रा में ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में वो अपने से ही रेफ्रिजरेंट से हीट लेके कुछ वेपर पार्ट में चेंज हो जाता है। तो जो हमें यहाँ पर मिलता है ना, हमें ठंडा चिल्ड तो मिलता है रेफ्रिजरेंट, लेकिन हमें जो यहाँ से भी जो रेफ्रिजरेंट मिलता है वो लगभग हमें 20 से 25% वेपर मिलता है। और 80% लगभग 75-80% जो हमें मिलता है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। तो ये कुछ 20-25% वेपर में चेंज हो जाता है, इसे फ्लैश गैस कहते हैं। तो ये थ्रॉटलिंग एक्शन के दौरान या जब प्रेशर ड्रॉप होता है, सडन प्रेशर ड्रॉप होता है, तो कुछ 15-20%, 25% तक फ्लैश गैस बन जाती है कि कुछ वो अपने में से हीट लेके, जो बचा हुआ रेफ्रिजरेंट उसी से हीट लेके उसको ठंडा कर देता है और खुद फ्लैश गैस जनरेट कर लेता है। तो इस तरीके से थ्रॉटलिंग एक्शन से, फ्रिक्शन की वजह से एक्सपेंशन वाल्व हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज कर देता है और इवापोरेटर को लो प्रेशर में हमें रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिल जाता है और वो फिर उस टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब करता है और साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। तो और अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, स्टेट्स क्या रहती है, क्या किस किस स्टेज पे क्या स्टेट रहती है रेफ्रिजरेंट की, तो वो बात कर लेते हैं। तो हम एक बार स्टेज की बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पे रेफ्रिजरेंट की स्टेट क्या रहेगी, रेफ्रिजरेंट लिक्विड कहाँ होगा, वेपर कहाँ होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं ताकि पता रहे कि कैसे कैसे फेज चेंज हो रहा है और क्या अवस्थाएं आ रही हैं। तो हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट की। हम लेते हैं पहले एक्सपेंड डिवाइस से। ये इसका एक्सपेंड डिवाइस का ये आउटलेट हो गया और ये हो गया हमारा इनलेट। ये आउटलेट, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट। मतलब ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, जो रेफ्रिजरेंट फ्लो का डायरेक्शन रहता है, इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर की तरफ जाता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर की तरफ जाता है, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट हमारा एक्सपेंड डिवाइस की तरफ जाता है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है हमेशा इस डायरेक्शन में करता है, इवापोरेटर से कंप्रेसर, कंप्रेसर कंडेंसर, कंडेंसर एक्सपेंड डिवाइस। उल्टा नहीं करता, हमें हमेशा इवापोरेटर से कंप्रेसर की तरफ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो इन कहलाएगा। तो ये इन हो गया एक्सपेंशन डिवाइस का, ये आउट हो गया, ये इवापोरेटर इन हो गया, ये इवापोरेटर आउट हो गया, ये कंप्रेसर इन हो गया, ये कंप्रेसर आउट हो गया, ये कंडेंसर इन हो गया, ये कंप्रेसर कंडेंसर आउट हो गया। तो इन आउट समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा एक्सपेंशन वाल्व से जो आउट हो रहा है उसकी स्टेट क्या होगी। जब एक्सपेंशन वाल्व से जब आउट होगा तो उसकी अवस्था होगी लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट, लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट। मैं आपको बताया था 20 से 25% फ्लैश गैस बन जाती है और 70 से 75% हमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है, जो बहुत ही चिल्ड होता है। अगर यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर आ जाएगा, ये जब 5 डिग्री पे आ जाएगा तो अब क्या होगा, फेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये आपको पता होगा। जब भी इसे लेटेंट हीट कहते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब लेटेंट हीट एब्जॉर्बेशन हो रहा है। लेटेंट हीट का मतलब वह हीट जो फेज चेंज करने के काम आए, जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम आए, जो हीट टेम्परेचर बढ़ाने का काम आती है उसे सेंसिबल हीट कहा जाता है। अब 5 डिग्री पे आ गई, मीन सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ गया है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, अब ये फेज चेंज करेगा। तो जो हीट फेज चेंज करने के लिए जाती है उसे लेटेंट हीट कहा जाती है। तो यहाँ पर ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वेपर से, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पहुंचेगा तो कौन सी क्या कंडीशन होगी, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, वेपर रेफ्रिजरेंट। तो सारा वेपर रेफ्रिजरेंट हो गया। लेकिन अब ये हमें समझ में आ गया, जो इनलेट होगी तो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट होगा। और जब आउट करेगा तो लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, वेपर रेफ्रिजरेंट होगा। अब कंप्रेसर को कैसा मिलेगा रेफ्रिजरेंट, एक्चुअली होता क्या है कि हम चाहते हैं कि कंप्रेसर में कभी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर ना करे, तो हम क्या करते हैं 5 से 6 डिग्री सुपरहीट कर देते हैं। अब सुपरहीट क्या होता है, सुपरहीट का मतलब है जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो गया है, मतलब लिक्विड से वेपर बन गया है पूरा, अब वेपर का टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 5 डिग्री 8 डिग्री और बढ़ा देंगे। हमने इसको सुपरहीट कर दिया, मतलब वेपर को सैचुरेशन टेम्परेचर से आगे लेके। पहले यहाँ क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड था, तो 5 डिग्री पे सैचुरेटेड लिक्विड था और 5 डिग्री पे सैचुरेटेड वेपर बन गया, मीन्स फेज चेंज हो गया। तो जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ लिक्विड है और जब फेज चेंज होगा तो ये सारा वेपर बन गया। अब वेपर चेंज हो गया तो सैचुरेशन वेपर बन गया। अब सैचुरेशन वेपर के तापमान को कुछ बढ़ाना, सैचुरेशन वेपर के तापमान को कुछ बढ़ाना उसे सुपरहीट कहते हैं, ताकि वेपर जो हमारा कंप्रेसर वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए डिजाइन हुआ है, तो हम चाहते नहीं किसी भी वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर में एंटर करे, तो हम 5 से 7 डिग्री क्या करते हैं, सुपरहीट कर देते हैं, तो एंश्योर होने के लिए।
तो कंप्रेसर को कैसा मिलेगा रेफ्रिजरेंट? लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट मिलेगा। अब कंप्रेसर को तो ये रेफ्रिजरेंट मिला, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, सुपर हीट, वेपर रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर क्या करेगा? उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा मींस प्रेशर बढ़ाएगा। जब प्रेशर बढ़ाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इसका आउटलेट में कैसा हुआ? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाईली सुपर हीटेड। यहाँ सुपर हीटेड तो यहीं पे था, तो ये मोर सुपर हीटेड हो जाएगा। मोर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट। तो इन आउट समझ में आ गया। अब इसको कैसे मिलेगा? अब ये कंडेंसर में आना है। अब कंडेंसर में क्या हो रहा है? हीट बाहर निकल रही है, तो हीट बाहर निकली है, वेपर में आया है। तो वेपर में इसकी एंट्री कैसी हुई है? वही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट मिला है। जब हीट निकलेगी तो पहले तो वो आएगा सैचुरेशन टेम्परेचर पे, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, मींस उसको वेपर से लिक्विड में चेंज होना है। हीट बाहर निकल रही है, तो हीट बाहर निकलेगी तो ठंडा होगा, वेपर से किस में चेंज होगा? लिक्विड में। तो जब कंडेंसर से आउट होगा तो कैसा रेफ्रिजरेंट होगा? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मींस 55 डिग्री पे अगर उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है 55 डिग्री, सैचुरेशन टेम्परेचर मींस लिक्विड टू वेपर टू लिक्विड, सैचुरेशन टेम्परेचर वेपर टू लिक्विड में चेंज होना है। तो 55 डिग्री है तो 55 डिग्री पे फेज चेंज कर लेगा। उसके बाद फेज चेंज करने के बाद सारा का सारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और तो उसकी अवस्था क्या होगी? हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और यही जो रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये हमारे एक्सपेंशन वाल्व का इनलेट होगा और ये इसमें एंटर करेगा। तो ये हमारी स्टेजेस हैं कि किस किस कंडीशन में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसकी अवस्था कैसी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप भी आगे भी चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस कंटेंट और बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।